हरे कृष्णा। आज इस तीसरे डिस्कोर्स में मैं आपको कुछ फंडामेंटल फाउंडेशनल पैटर्न्स से अवगत करवाऊंगा, जिन पैटर्न्स का हम थ्रू आउट द प्लेलिस्ट पालन करेंगे, जिन्हें यूज़ कर करके ही रिपीटेडली हम ये सिद्ध करेंगे कि वेद अपौरुषेय हैं। पैटर्न्स यानी कुछ फाउंडेशनल तर्क, उनके मूल पर आघात सीधा, उस पर वार। अब मैं आपको इसके लिए एक बहुत सरल सा एग्जांपल देता हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और लंबा ना खींचते हुए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई भी कहता है कि मुझे बताओ कि ये इतनी बड़ी संख्या होती है, तुम इतनी बड़ी संख्याओं को नहीं जान सकते, ये क्या होता है तुम नहीं बता सकते, तुम 1000 इंटू 5599 एक बार में नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। पर ऑफकोर्स नहीं कर सकते, पर हम कर सकते हैं थोड़ा समय लेके, कुछ फॉर्मूलाज के साथ। कब? जब हमें पता हो 0 से लेके 9 तक के अंकों का पूरा ज्ञान। यानी आप कितनी भी बड़ी संख्या ले लो, पूरे अनंत में आप इनफाइनाइट नंबर्स हैं, इनफाइनाइट संख्याएं हो सकती है, 20 करोड़, 100 करोड़, 99 खरब, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी। संख्याओं की कोई मर्यादा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। पर यदि आप 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन 10 अंकों को जानते हैं अच्छे से, तो आप इतना कह सकते हैं कि हाँ, ले दे के कितना भी बड़ा फिगर हो, इन 10 अंकों का ही कॉम्बिनेशन है। ठीक उसी प्रकार कोई भी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है अंग्रेज़ी भाषा का फॉर एग्जांपल, मगर वो ए से लेके जेड तक के बीच के जो ये 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, उन्हीं का कॉम्बिनेशन है। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड हो, कोई भी उसका अर्थ हो सकता है, फ़र्क नहीं पड़ता। एक वो ग्रामेटिकल पंक्चुएशन भी हो सकता है, वो एक वर्ड भी हो सकता है, वो एक वर्ब भी हो सकता है, वो एक नाउन भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। पर कैसा भी शब्द हो, ले दे के उन 26 लेटर्स का ही कॉम्बिनेशन है। तो इसी प्रकार स्पिरिचुअलिटी में भी कुछ ऐसे फंडामेंटल फाउंडेशनल बेसिस होते हैं, कुछ मूल आधार होता है। हम उसी मूल आधार को ही कंसिडर करेंगे, हम एक एक चीज़ को लेंगे और उसी को यूज़ करके चलेंगे। अब उसकी ज़रूरत क्या है? देखिए, अगर आपको गणित सीखना है, अंग्रेज़ी भाषा सीखनी है, तो आपको 0 से लेकर 9 तक ये जो 10 अंक हैं, इनका बोध होना ही चाहिए, क्योंकि इन्हीं के कॉम्बिनेशंस से पूरी की पूरी गणित की दुनिया घूमती है, इन्हीं पर टिकी हुई है, इन 10 अंकों पर टिकी हुई है। ठीक उसी प्रकार अंग्रेज़ी भाषा पूरी इन 26 लेटर्स पर टिकी हुई है, इन्हीं के अलग अलग कॉम्बिनेशंस पर टिकी हुई है। तो ये चीज़ें जानना हमें बहुत ज़रूरी है। हम कुछ नहीं सीखेंगे यहाँ पे, हम ABCD और 1 2 3 सीखेंगे, हर एक चीज़ का। कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसमें, एकदम कॉमन सेंस है, जो सभी के लिए अप्लाई करना सरल है, प्रोवाइडेड कि आप एकदम ही मंद बुद्धि नहीं हैं, आप सनकी नहीं हैं, आप अपनी मान्यताएं छोड़कर बैठना चाहते हैं, और आप तामसी स्वभाव के नहीं हैं। तामसी यानी बहुत ज़्यादा ही ज़िद्दी, सनकी, ढीठ, मूर्ख या धूर्त, या फिर जो लड़ने आते हैं, जिन्हें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, जो जिज्ञासा नहीं करते, जैसा कि मैंने पिछले डिस्कोर्स में भी कहा था, जो अपने भोगों में लिप्त हैं, जिन्हें स्पिरिचुअलिटी से, ब्रह्म से, वेदों से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे लोग यहाँ पे ना ही टिक पाएंगे लंबा, और ना ही इन्हें कुछ समझ में आएगा। इनका यही है कि इतने सारे आचार्य बोल रहे हैं, इतने सारे लोग बोल रहे हैं, तो वो मूर्ख हैं, तुम अपना अलग आए हो, परंपरा से ही चलता है, ये है वो है। ठीक है, ठीक है, परंपरा से चल रहा है, करोड़ों लोग मान रहे हैं, तो करोड़ों लोग बहुत सारी चीज़ें मानते हैं। आज वर्ल्ड की टॉप मोस्ट पॉपुलेशन जो है वो क्रिश्चियनिटी है, फिर इस्लाम है, फिर कम्युनिज़म है। तो वो मान लो, अगर नंबर गेम ही खेलना है तो हम यहाँ पे नंबर गेम नहीं खेलते हैं, हम यहाँ पे तर्क पर बात करते हैं, लॉजिक पर बात करते हैं, कुछ फंडामेंटल इस तरह के लॉजिक, जिससे हमको पता चल पाए कि क्या सही है क्या गलत है। तो ऐसे आलसी, ज़िद्दी और सनकी लोगों से दूर रहें, और ऐसा व्यवहार अगर आप डेवलप करते हैं तो आप कहीं भी किसी कंक्लूजन पर पहुंच नहीं पाएंगे। हमारे बाप दादा ये कह रहे हैं, हम तो ऐसे ही हैं, हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं आने वाला, अब हमारी जनरेशन ये है वो है। तो ऐसे सनकी और आलसी लोगों से दूर रहें, ना ही इनमें कोई पोटेंशियल है, और इनका संग करने से आपका भी पोटेंशियल नष्ट होगा। क्योंकि मेजॉरिटी भारत की पॉपुलेशन ऐसी ही है, वो अपनी मान्यताओं को नहीं छोड़ना चाहते, वो कुछ भी करते हैं, उनके पता नहीं रैंडम देवी देवता आते हैं, यज्ञ करते हैं, वो लोग कुछ भी करते हैं, आई डोंट नो, वो लोग मानने को राज़ी नहीं है। वो किसी के भी अंदर कोई भी देवी देवता रैंडम किसी इंसान को पोजेस कर लेता है, और फिर वो डांस करने लगते हैं, कुछ भी होता है, वी डोंट नो। और सेम चीज़ अगर कोई क्रिश्चियन पास्टर कर देता है कन्वर्जन के लिए, एक मिशनरी पास्टर कर देता है, तो फिर उस पर केस हो जाता है, उसे मारने लग जाते हैं। तो व्हाट डिफरेंस डज इट मेक?
तो हम यहाँ पे ये नहीं करेंगे, हम फंडामेंटल बीज पर वार करेंगे हर एक चीज़ के। ठीक उसी प्रकार भौतिक संसार का भी एक बीज होता है, हमारा भी एक बीज है, हर एक चीज़ का एक बीज होता है। तो अगर आप बीज को समझ गए तो उसमें कौन सा पेड़, कौन सा पौधा, कौन सा फल, कौन सा फूल प्रफुल्लित होगा, ये आप आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हो। उसके फंडामेंटल नेचर को आप जान गए तो आप आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हो। जैसे एक और एग्जांपल मैं देता हूँ जो कॉमन ऐसे तो 5 स्टेट्स ऑफ मैटर है, बट जो इनिशियल हमें सिखाए जाते हैं 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस। तो कोई भी जब आप सुनते हो कि हाँ कोई द्रव्य है, कोई फ्लूइड है, ठीक है, एक फ्लूइड एलिमेंट है, एक लिक्विड है, तो अगर कोई कहता है कि वहाँ पे एक लिक्विड गिर गया है, यानी वो कोई भी किसी भी प्रकार का लिक्विड हो सकता है, दूध, घी, दही, पानी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई चीज़ गिरती है तो हम साफ़ करने के लिए भी एक अलग मटेरियल लाते हैं और उससे सावधान भी अलग तरीके से होते हैं, है ना। अगर कहीं पे कुछ गिर गया है लिक्विड तो हम संभल कर चलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि उसके घर्षण से हम फिसल सकते हैं, और फिसलेंगे तो हम नीचे गिरेंगे तो हमें दर्द होगा, और प्रॉबेबली शरीर भी गंदा हो जाएगा, कपड़े भी गंदे हो जाएंगे। तो सिर्फ लिक्विड मात्र का बोध होने से, है ना, हम इतना कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने लिक्विड का प्रत्यक्ष किया हुआ है। तो यहाँ पे प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण, इन दोनों का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, ये बहुत आवश्यक है हमारे प्लेलिस्ट में। और ठीक उसी प्रकार अगर कोई सॉलिड चीज़ गिर जाती है, फॉर एग्जांपल कोई बॉल गिर गई है, और उस सॉलिड में भी वेरिएशंस है। अगर कोई गेंद गिर गई है, बॉल, या फिर कोई बॉटल गिर गई है, या फिर कोई मोबाइल फ़ोन गिर गया है, या फिर एक कांच का टुकड़ा गिर गया है, तो है ये सारे के सारे सॉलिड। तो इसके लिए कोई भी मॉप नहीं लाएगा, कोई पोछा नहीं लाएगा, ठीक है। लिक्विड के लिए कभी भी झाड़ू नहीं लाई जाएगी, ब्रूम नहीं आएगी, लिक्विड के लिए मॉप आएगा, और सॉलिड के लिए झाड़ू आएगी। वेरिएशंस है, कोई बॉल गिर जाएगी तो उसके लिए झाड़ू नहीं आएगी, बट कांच गिर जाएगा तो उसके लिए आ सकती है ना। तो क्योंकि हमने प्रत्यक्ष किया हुआ है उन सारे द्रव्यों का, ये और कुछ भी नहीं है, बेसिकली केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री का मतलब यही नहीं होता कि आप एक फॉर्मल यूनिवर्सिटी में जाकर डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, ये भी एक फंडामेंटल केमिस्ट्री है। अगर कोई कांच फूट के ज़मीन पे गिर गया है तो आपको पता है कि हाँ इसे एक सुपड़ी चाहिए और एक झाड़ू चाहिए और उससे इकट्ठा करना है, वरना ये किसी को चुभ सकता है। अब अगर आप देखो तो ये ऐसे तो बहुत ग्रोस लेवल की बात हो गई कि पैर में चुभ जाएगा, खून निकल जाएगा और झाड़ू से इसे साफ़ करना है ज़मीन, है ना। मगर देखा जाए तो ये केमिस्ट्री है। कांच एक एलिमेंट है, ज़मीन एक एलिमेंट है, और पैर एक एलिमेंट है। ये 3 तत्व है। अब ज़मीन पर कांच रखा हुआ है, और उसे प्रिवेंट करने के लिए कि हमारा पैर उस पर चुभ ना जाए, उससे खून ना निकल जाए, उसके लिए हम उसे साफ़ कर रहे हैं। मगर यहाँ पे केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री ये है कि ज़मीन एक बहुत ही ज़्यादा सॉलिड एलिमेंट है, उसके ऊपर एक और सॉलिड एलिमेंट रखा हुआ है, कांच के टुकड़े। अब उसके ऊपर जब एक और सॉलिड एलिमेंट आएगा, हमारे पैर, तो लोगों को ये पता है कि इस केमिकल से, यानी इस एलिमेंट से हमारे पैर का जो एलिमेंट है, जो हमारी स्किन है, वो टकराएगी, वो रब होगी, तो उससे नुकसान हो सकता है, चोट हो सकती है, जो हमारे लिए उचित नहीं है। तो अगर आप फंडामेंटल लेवल पे देखें, हमें हमारे उचित अनुचित का पता तो केमिस्ट्री से ही चल जाता है, बेसिक उचित अनुचित। लिक्विड के लिए हम पोछा ला रहे हैं, इसके लिए झाड़ू ला रहे हैं, और गैशियस के लिए हम अपने खिड़की दरवाजे खोल देते हैं, उससे झड़काते हैं, या फिर बहुत चीज़ें कर लेते हैं, अपने मुंह पर हम कपड़ा बांध लेते हैं, मास्क लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे हाथ पैर को इन जनरल जो गैसेस होती है वो इफ़ेक्ट नहीं करती है, वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, हमारे फेस को इफ़ेक्ट करती है, नाक के थ्रू, कान के थ्रू और मुंह के थ्रू अंदर जाके। तो हमें बेसिक केमिस्ट्री पता है। अगर आपको इतनी भी बेसिक केमिस्ट्री पता है और आपका दिमाग थोड़ा सा खुला है, आप चलता है, आप शांत बन के हैं, थोड़े जिज्ञासु हैं, तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए है, और आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट लेके जाने वाले हैं इससे। देखिए, योग्यता तो आपको हर चीज़ में देनी ही पड़ती है, अपनी सिद्ध करनी ही पड़ती है, एफर्ट्स और समय देना ही पड़ता है। अगर आपको एक भौतिक लेवल के किसी के एक छोटे से पार्षद से भी मिलना है, किसी अधिकारी से मिलना है, किसी सीनियर पुलिस वाले से मिलना है, किसी विधायक से मिलना है, किसी सांसद से मिलना है, किसी प्रधानमंत्री से, किसी राष्ट्रपति से अगर आपको मिलना है, तो उसके लिए भी आपको योग्यता चाहिए। प्रधानमंत्री से मिलने के अपने प्रोटोकॉल्स हैं। आप राष्ट्रपति से मिलेंगे, प्रधानमंत्री से मिलेंगे, तो वहाँ पे पहले आपको ट्रेन किया जाएगा कि आपको इस समय पे ऐसे इशारा किया जाएगा, तब आपको आगे चलना है, इस तरह से चलना है, और फिर आपको उनके साथ इतना डिस्टेंस मेंटेन करना है, और ये सब आपको कॉन्शियसली याद रखना है। उनकी पीठ पर हाथ नहीं रखना, वो जब हाथ मिलाएंगे तभी आपको हाथ मिलाना है, सामने से उन्हें छूना नहीं है। 10 तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो ये प्रोटोकॉल्स ग्रहण करने वाला
देखो जैसे कोई गांव का व्यक्ति है या फिर उतना कोई कॉन्शियस या फिर जो बहुत ही सनकी सा होता है, वो क्या बोलता है, मैं नहीं मानता ये सब, इतना कौन प्रधानमंत्री होगा अपने घर पे, मैं नहीं मानता। तो ऐसे लोगों के मानने नहीं मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। प्रधानमंत्री के अपने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनकी अपनी एक मर्यादा होती है, तो आपको उनकी सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखना ही पड़ेगा, वरना आप अधिकारी नहीं है प्रधानमंत्री के उनसे मिलने के। अब कोई बोल सकता है कि नहीं मिलना मुझे प्रधानमंत्री से, मैं बैठा हूँ अपने घर पे, तो बैठिए अपने घर पे, नहीं मिलने वाले हैं आप। अगर ऐसा एटीट्यूड रखेंगे तो आप नहीं ही मिलने वाले हैं, कभी नहीं मिल पाएंगे। प्रधानमंत्री से छोड़िए, आप एक मामूली से अपने एरिया के विधायक से भी नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि उनसे मिलने के भी कुछ प्रोटोकॉल्स है। अरे झुक नहीं जाएंगे आप वो प्रोटोकॉल्स का पालन करने से, पर ठीक है, क्योंकि लोग उतना एक्टिव नहीं है, नहीं मुझसे नहीं होता है सब, ये नहीं होता वो नहीं होता। तो देखिए अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप जा सकते हैं, और करना तो आपको पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री से मिलने की जैसी यही बहुत छोटी सी बात है उसके आगे। क्योंकि प्रधानमंत्री से मिलना, ठीक है आप जाएंगे वहाँ पे, फेमस हो जाएंगे कुछ समय के लिए, सोशल मीडिया पर आपको लाइक्स मिल जाएंगे, सब ठीक है, बट ये आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि से नहीं बचा रहा है, बुढ़ापे से, बीमारियों से। आप कहाँ से आए हैं, कहाँ को जाएंगे, इन चीज़ों का उत्तर आपको प्रधानमंत्री से या राष्ट्रपति से मिलने के बाद नहीं मिल रहा है। तो आप ये सोचिए कि आपको अवार्ड कितना बड़ा मिल रहा है, थोड़ा सा प्रोटोकॉल का और कॉमन सेंस का और धीर बुद्धि का पालन करके, थोड़ा सा धीरज रख के, तो इतना बड़ा आपको प्राइज़ मिल रहा है और आपको कीमत नहीं चुकानी है उस चीज़ की। तो जितना बड़ा प्राइज़ है उतनी उससे थोड़ी तो लगभग कीमत होगी। तो आपको ये सोचकर चलना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा, वो प्यास अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी कि हाँ मुझे जानना है, और मैं सिंसियरली वेट कर सकता हूँ, मैं एफर्ट्स डाल सकता हूँ, और उसके बाद जो भी कंक्लूजन होगा, यदि वो तर्क समित होगा, तर्क सहित होगा, तर्क द्वारा मान्य होगा, तो मुझे वो स्वीकार्य है। जो भी है, मैं वो साधना या जो भी कुछ है कहा जाएगा, मैं करने को तैयार हूँ, क्योंकि वही मेरे लिए उचित है। अगर आप ऐसी इच्छा रखते हैं, भले ही ना सही, आप एक्नॉलेज भी करते हैं एटलीस्ट कि हाँ मैं मानता हूँ, भले ही मैं नहीं कर रहा बट मैं मानता तो हूँ एटलीस्ट कि हाँ मुझे ये करना चाहिए था और मैं पापी हूँ। तो अगर इतनी एक्नॉलेजमेंट और ह्यूमिलिटी और ऑनेस्टी आपके अंदर है, तो ही आपको बेनिफिट कर पाएगी कहीं ना कहीं, वरना फिर आपके लिए सिर्फ ये एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज बनकर रह जाएगी, या फिर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच में फ्लेक्स करने का एक ज़रिया बन जाएगा, जो अगेन आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि से नहीं बचाएगा। तो मैंने आपको कुछ फिक्स पैटर्न्स दे दिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। अब अगर हम देखें, मैं बेसिकली ये डिस्कोर्स का पर्पस यही है, हम अगर देखें तो दुनिया में बहुत सारी फ़िलासफ़ीज़ हैं, बहुत सारे रिलीजन्स हैं, बहुत सारे लोग हैं। अगर आप एक एक करके जाओगे तो कितने फ़िलासफ़र्स ने कितनी सारी बातें लिखी हैं, कितनी सारी बुक्स हैं, कितने सारे कमेंटेटर्स हैं। अगर आप एक एक चीज़ को छुओगे जाके, उनको टच करोगे, तो फिर आपका जीवन ही ख़त्म हो जाएगा, आपके दादा परदादा आपके पोते सब खप जाएंगे, मगर फिर भी कंटेंट ख़त्म नहीं होगा। इतनी बातें इतने लोग करके चले गए। तो इसीलिए हमें ये पैटर्न्स डेवलप करने बहुत ज़रूरी है। जितने इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं ना, मैंने आपसे शुरू में A to Z और 0 to 9 ये सीखने का, इसका सार सीखने का पर्पज़ ही यही था कि 0 से लेकर 9 के जो कॉम्बिनेशन है ना, वो अनंत है, अनंत संख्याएं हैं। ये जो अनंत संख्याएं थी ना, ये संख्याएं नहीं थी, ये लोग थे, और ये लोगों के ओपिनियंस थे, और उनकी रचनाएं थी, उनकी किताबें थी, उनके शब्द थे, उनके कोटेशंस थे, उनके एग्जाम्पल्स थे। तो अनंत लोग हैं, अनंत उनकी फ़िलासफ़ीज़ हैं, अनंत कमेंटेटर्स हैं, मगर सबको उस मूल से होकर ही गुजरना पड़ता है। तो वो जो मूल है ना, उन सब का आधार वो है ये 10 अंक। उसी प्रकार अनंत शब्द है, मगर ये है ये 26 अल्फ़ाबेट्स A to Z, ABCDEFG से लेके XYZ तक। ये A to Z और ये 0 to 9, ये इन चीज़ों को आपने समझ लिया, तो आप इन सारे फ़िलासफ़र्स को उनके ऊपर से चले जाओगे आप। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी बातें आपके सर से ऊपर चली जाएगी, आप उनके ऊपर से होकर गुजर जाओगे। जिन एस्पेक्ट्स को उन्होंने छुआ भी नहीं है, जो वो मिस कर गए, आप एक प्रश्न से, सिर्फ एक तर्क से उनकी पूरी फ़िलासफ़ी पर प्रश्न खड़े कर सकते हो। इतना सामर्थ्य होता है फंडामेंटल्स पर वार करने पे। ये वैसा ही है, एक 60 माले की बिल्डिंग का आपको खंडन करना है, तो आप 68th फ्लोर पे, 59 पे, 58 पे, 57, 56 ऐसे जाओगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा, और उसके अंदर बहुत सारे फ्लैट्स हैं, उन फ्लैट्स के अंदर कमरे हैं, कहाँ तोड़ोगे एक एक करके। इससे अच्छा नीचे ग्राउंड फ्लोर की लॉबी ही उड़ा दो, पूरी बिल्डिंग अपने आप गिर जाएगी। तो हम अटैक करेंगे लॉबी पर, ग्राउंड फ्लोर पर,
उसके फाउंडेशन पर, ताकि बिल्डिंग भले ही कितनी भी ऊंची हो गिर जाए। ग्राउंड फ्लोर तो सबके पास होता ही है, कितनी भी ऊंची हो, चाहे 100 फ्लोर की हो, चाहे 3 फ्लोर की। तो हम ग्राउंड फ्लोर पर अटैक करेंगे हर एक फिलोसफी के, और इसीलिए आपको बहुत अलर्ट और कॉन्शियस रहना पड़ेगा, क्योंकि कब कहाँ कैसे किस किस पर अटैक हो जाए एक तर्क से, ये आपको पता नहीं चलेगा। एक तर्क के 1000 मतलब होते हैं। इससे मैं आपको एक शब्द से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, परोक्षवाद। ठीक है, परोक्षवाद का अर्थ क्या होता है? इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट यानी क्रिटिक, क्रिटिक यानी कोडेड इन्फॉर्मेशन, परोक्षवाद। और कोडेड इन्फॉर्मेशन किसी अधिकारी पुरुष को ही पता चलती है, अनाधिकारी को नहीं। और अधिकारी बनने के लिए आपको एफर्ट्स, सिंसियर एफर्ट्स और समय डालने पड़ते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगेन हम एक प्राइम मिनिस्टर वाला और उसके जो गार्ड्स हैं, उनके जो बॉडी गार्ड्स हैं, उनका एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल भारत में प्रधानमंत्री की रक्षा एसपीजी कमांडोज करते हैं, स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड्स। तो प्राइम मिनिस्टर के पास भी एक स्पेशल जेस्चर्स की एक सेट होती है, कुछ कमांड्स की एक सेट होती है, और एसपीजी कमांडोज के पास भी होते हैं। अगर एसपीजी कमांडोज को लगता है कि प्राइम मिनिस्टर को यहाँ से खतरा है, तो वो कुछ स्पेसिफिक तरह के इशारे करेंगे, कुछ स्पेसिफिक तरह के जेस्चर्स करेंगे, या आपस में या कुछ उनको ऐसा हाथ दिखाएंगे, पैर दिखाएंगे, हमें नहीं पता। वो बहुत सीक्रेट होते हैं और वो सिर्फ प्रधानमंत्री को ही पता होता है, ताकि सिर्फ प्रधानमंत्री को ही पता चले कि करना क्या है। चुपचाप बिना ऐसा दिखाए कि हाँ मुझे पता चल गया है, बिना दिखाए उनको चुपचाप कार के अंदर जाके बैठ जाना है सेफली, क्योंकि बाहर खतरा है। ऐसा कोई जेस्चर एसपीजी कमांडो उन्हें करके दिखा देगा। तो वैसे तो फॉर एग्जांपल उसने एक जेस्चर किया, उसने हाथ राइट हैंड से अपने सर के पीछे का भाग खुजाया, या फिर उसने अपनी कवर खुजाई, या फिर उसने अपने लेफ़्ट हैंड से अपने सर पर, माथे पर ऐसे ऐसे कर दिया, पसीना पोंछने का जेस्चर किया 3 बार। कुछ भी हो सकता है वो जेस्चर, कुछ भी हो सकता है। तो प्रधानमंत्री को और एसपीजी कमांडो को सिर्फ वो पता होता है कि वो जेस्चर क्या है, उसका अर्थ क्या है, कि उसकी कौन सी हरकत पे प्रधानमंत्री को क्या करना है सेफ्टी कंसर्न्स की वजह से। तो ये होती है कोडेड इन्फॉर्मेशन। अब चाहे तो एसपीजी कमांडो डायरेक्ट बोल सकता है कि यहाँ पे खतरा है, जाइए गाड़ी के अंदर बैठिए। अगर वो डायरेक्ट बोलेगा तो जो अधिकारी नहीं है, जिससे छुपाना है, यानी वो जो लोग अटैक करने वाले हैं या कॉमन पब्लिक, जिनमें से कोई भी वो अटैकर हो सकता है, तो उससे वो चीज़ छुपानी है, इसलिए इनडायरेक्टली वो कमांडो प्रधानमंत्री को वो चीज़ कह रहा है। इसको बोलते हैं परोक्षवाद। डायरेक्टली ना बोलना, इनडायरेक्टली बोलना, कोडेड इन्फॉर्मेशन के साथ। तो सारे शास्त्र, हर एक चीज़ यहाँ प्रकृति में परोक्षवाद दिखा रही है, दर्शा रही है, यानी इनडायरेक्टली आपको सब कुछ बता रही है। बहुत चीज़ें डायरेक्टली भी, बहुत चीज़ें इनडायरेक्टली भी। तो वो इनडायरेक्ट चीज़ों को डिकोड करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको बहुत चीज़ें डायरेक्टली पता है दूसरों की वजह से, सरल से सरल, जैसे पानी पीने से प्यास बुझ जाती है, अन्न खाने से भूख मिट जाती है, ये बहुत सारी चीज़ें आपको पता है। बट आपको ये नहीं पता कि मेरा जन्म क्यों हुआ, कैसे हुआ, मृत्यु के बाद कहाँ जाऊँगा, कैसे जाऊँगा। तो ये इनडायरेक्टली प्रकृति में ही इसके आंसर्स छुपे हैं, बस हमें डिकोड करने हैं। और जितना गहरा और मूल्यवान प्रश्न, उतनी ही गहरी और एफर्ट्स वाली उसकी उसे पता करने की क्रिया आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे परोक्षवाद बहुत चलेगा, शास्त्रों में भी बहुत परोक्षवाद चलता है। फॉर एग्जाम्पल, अब सब कहते हैं कि हाँ श्रुति अपौरुष जो हमारा क्लेम है ही बेसिकली, ठीक है, जिसे हम सिद्ध करने चले। तो बहुत लोग ऐसे बोल देते हैं कि हाँ श्रुति अपौरुष है। तो श्रुतियों में तो क्लियरली एक सेंटेंस दिया हुआ है, एक वर्ड्स दिया हुआ है, अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है। तो उसका सरल सा संस्कृत टू हिंदी ट्रांसलेशन करो, मैं ब्रह्म हूँ, इंग्लिश में करो आई एम ब्रह्म। तो इतना ही अगर सरल है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही परम सत्य हूँ, तो फिर हमें रियलाइज़ क्यों नहीं हो रहा, हम फिर भी इंद्रिय विषय में क्यों लगे? इसीलिए क्योंकि वो परोक्षवाद है, वो डायरेक्ट नहीं है। कुछ चीज़ें डायरेक्ट हैं, कुछ चीज़ें इनडायरेक्ट हैं। अभी हमें तय करना है कि क्या इन प्रश्नों का उत्तर जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आप अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से इतना प्यार करते हैं, खुद से भी इतना प्यार करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वो मृत्यु के बाद कहाँ जा रहे हैं बेचारे। क्योंकि हर किसी ने अलग अलग तरह के कर्म किए हैं, अलग अलग तरह के शरीर पाए हैं, तो क्या पता सब अलग अलग डेस्टिनेशंस को भी जा रहे हो, गायब हो रहे हैं, मर जा रहे हैं, कि क्या, और आपको पता होना चाहिए अगर आप उनसे प्रेम करते हैं तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा। मगर वो परोक्षवाद में छुपा हुआ है, इस प्रकृति में ही, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। और कुछ होते हैं यहाँ पे लूप बहुत चलेंगे। एक आपको याद रखना है, लूप और कॉन्ट्रडिक्शंस यानी विरुद्ध स्टेटमेंट यहाँ पे बहुत चलेगी इस सीरीज़ में।
विरुद्ध स्टेटमेंट यानी कि अभी कोई आपको चैलेंज कर सकता है, जैसे यही फॉर एग्जांपल मैं आपको चैलेंज दे देता हूँ एक छोटा सा, और इसका आंसर भी देता हूँ ताकि आपको प्रश्न और उत्तर की शैली क्या होती है न्याय अनुसार वो आपको पता चले। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मुझे कोई चैलेंज देता है, ये आप सुनिएगा, मैं जवाब नहीं दे पाऊँगा जो जवाब चाहिए, मगर फिर भी मैं जीत जाऊँगा। देखिए कैसे, मैं कहना क्या चाहता हूँ, यहाँ पे आपको न्याय समझना पड़ेगा। तो अगर आप बच्चों वाला तर्क लगाएंगे या फिर कुतर्क करेंगे तो फिर ये नहीं चलेगा। आपको समझना पड़ेगा कि न्याय कैसे काम करता है, सही क्या है, गलत क्या है। इसलिए मैंने कहा था कि एक बहुत ही ऑनेस्ट, सिंसियर, जिज्ञासु और हम्बल व्यक्ति ही ये समझ सकता है। वो क्यों, अभी आपको पता चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अगर कोई आपके सामने आता है, आपको चैलेंज देता है कि मुझे 2 से 5 मिनट में या 10 मिनट में सिद्ध करके दिखाओ कि वेद अपौरुषेय है, अभी के अभी सिद्ध करके दिखाओ, वरना मैं मान्य नहीं करूँगा, मैं नहीं मानूंगा कि मुझे इतना लंबे लंबे डिस्कोर्सेस नहीं चाहिए, तुम मुझे अभी के अभी सिद्ध करके दिखाओ। नहीं कर पाए तो तुम हार गए। अब ये चैलेंज उसने हमें दे दिया, ठीक है। तो वेद अपौरुषेय तो हैं, ये हमें पता है, हम मान के चल रहे हैं अभी एज ऑफ नाउ, ठीक है। हम आस्तिक हैं, हम मान के चल रहे हैं, हमें पता है कि वेद अपौरुषेय है, बट हम उसके आगे सिद्ध कैसे करें 10 मिनट में। तो अब हम देखते हैं कि क्या संभव है, मगर फिर भी क्योंकि हम सच्चे हैं, क्योंकि वेद अपौरुषेय है, तो इसलिए हम जीतेंगे। भले ही हम सिद्ध कर पाए या ना कर पाए, मगर हम जीतेंगे। अब आप सोच रहे हो कि नहीं सिद्ध कर पाए तो जीत कैसे सकते हैं, नहीं, फिर भी जीतेंगे। तर्क की पराकाष्ठा, क्योंकि हम छूते नहीं हैं, हम अंधभक्त बन के बैठ जाते हैं, इसीलिए हम हार जाते हैं। कैसे जीतना है मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए। अब उसने कहा कि 2 से 5 मिनट मुझे सिद्ध करके दिखाओ, तो 2 से ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको टाइम लिमिट दी जाए तो आप वो चीज़ चैलेंज पूरा कर दो तो ही जीतोगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। वो आप समझिए अभी। अब आप उसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे सबसे पहले उत्तर में, कि आपने मुझसे कहा कि आप 5 मिनट में मुझे वेद अपौरुषेय सिद्ध करके दिखाइए। तो सिद्ध करने के लिए आप किसे सिद्ध मानेंगे, आप किन किन चीज़ों को सिद्ध किया हुआ मानते हैं। क्या लग रहा है आपको मैं सिद्ध करने के नाम पे क्या कर दूंगा, आपको उनसे ये पूछना है। तो वो फिर से बोलेगा, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाएगा कि आप पूछ क्या रहे हैं बेसिकली, और आप भी हो गए होंगे शायद। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। आपको उनसे पूछना है कि जब आप कहते हो कि मुझे सिद्ध कर दो, तो उसका मतलब क्या है, आप क्या मतलब ले रहे हैं, अर्थ ले रहे हैं उसका, क्या कैसे सिद्ध कर दूँ। तो बोलते सिद्ध करो मतलब सिद्ध करो। तो अब आपको क्रॉस क्वेश्चन करना है अगेन, कि जब आप कहते हैं कि मेरे सामने सिद्ध कर दो, तो सिद्ध करने का अर्थ ये है कि मैं आपको ऐसा अनुभव करवा दूँ कि वेद अपौरुषेय हैं। तो वो बोलेगा हाँ, उसका मतलब यही है। तो बोलेगा, तो आपको कहना है बहुत सही, तो अब आप मुझे ये बताइए कि अनुभव करने के आपके पास माध्यम क्या क्या है। तो वो पूछ सकता है यानी, तो ज्ञान प्राप्त करने के आपके पास तरीके और माध्यम क्या क्या उपलब्ध हैं सिवाय इन 5 इंद्रियों के। तो वो कहेगा क्या, व्हाट इज़ दिस 5 इंद्रिया एंड ऑल। कोई नास्तिक हो सकता है वो, क्या कोई जो हिंदी ना जानता हो, तो उसके लिए उसकी भाषा में आप बोल सकते हैं कि आपके पास 5 सेंसेस ही तो हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और आप कर क्या सकते हैं। तो बोलेगा अब ना भाई एग्जाम्पल ढंग से एलैबोरेट करके समझाओ। तो अब आपको खुल के उसे समझाना है। उसे कहो कि जब आप कहते हो कि मुझे 5 मिनट में सिद्ध करके दिखाओ, तो उसकी सिर्फ 5 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसी से मैं आपको सिद्ध कर पाऊँगा, सिर्फ उसी तरीके से, और कोई तरीका है नहीं। क्या तरीके हैं वो, मैं एक एक करके गिनवाता हूँ। आपके पास इंद्रिय हैं, फॉर एग्जांपल कान, ईयर, जिससे आप सुनते हो। अब कान ऐसी इंद्रिय है, ऐसा सेंस है जो सिर्फ साउंड को परसीव कर सकता है। वो कुछ देख नहीं सकता, वो कुछ चख नहीं सकता, वो कुछ स्पर्श नहीं कर सकता, वो कुछ सूंघ नहीं सकता, वो सिर्फ सुन सकता है, ठीक है। इट कैन ओनली हियर। तो वो सिर्फ ध्वनि को परसीव कर सकता है, उसे ही परसीव करके एनालाइज कर सकता है। तो क्या चाहते हैं आप, कि मैं कोई डिवाइन आवाज़ क्रिएट करके आपको ऐसा बोल दूँ जादू करके कि हाँ वेद अपौरुषेय है, आसमान से कोई ऐसी डिवाइन आवाज़ मैं निकलवा दूँ, क्या चाहते हैं आप। अगर एम्पेरिकल एविडेंस आपको चाहिए, एम्पेरिकल एविडेंस तो यही होता है, एम्पेरिकल यानी भौतिक एविडेंस जो प्रत्यक्ष में प्रूफ किया जा सकते हो। और प्रत्यक्ष में क्या किया जा सकता है, सबसे पहला चीज़ है कान से सुनवाना। तो आप क्या चाहते हैं, मैं जादू करवाऊँ आपके लिए यहाँ पे। अगर जादू करना संभव होता या फिर जादू इतना सरल होता तो फिर कोई भी जादू करके बोल देता। तो कानों से हम ये प्रूफ नहीं कर सकते। सेकंड चीज़, ये चीज़ आपको आस्तिकों के आगे भी काम आएगी। वो बोल सकते हैं कि हाँ मानना ही होता है, अगर नहीं मानना नहीं होता, जिज्ञासा करनी होती है। तो
कानों से आप ये सुन नहीं सकते, कोई आपको मैजिकल ध्वनि नहीं आएगी देखने की। आप क्या समझते हैं कि आप भगवान को देख लेंगे, या वेद जो अक्षर हैं जो ब्रह्मांड में गूंज रहे हैं आप उन्हें देख लेंगे? सर थर्ड चीज़, चखना। क्या लगता है आपको, आप किसी शास्त्र पे मैं प्रिंट कर दूँ अहम ब्रह्मास्मि या कोई भी उपनिषद या शास्त्र, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद में प्रिंट कर दूँ, तो आप चख लेंगे उसे, आपको अपौरुषेय सिद्ध हो जाएगा। या उसे आप छू लेंगे, उस मंत्र को आप छू सकते हैं। क्या चाहते हैं, या सूंघ सकते हैं उस पुस्तक को या उस मंत्र को किसी तरह से। आपके पास रियलाइज़ करने के लिए साधन ही क्या क्या है इन 5 चीज़ों के अलावा। तो वो बोलेगा इसके अलावा होता भी क्या है। एक और होता है मेंटल, यानी मस्तिष्क। अब मस्तिष्क ऐसा है कि मस्तिष्क समय मांगता है, मस्तिष्क एक लंबा प्रोसेस है। तो मैंने 5 मिनट में आपको वेद अपौरुषेय है ये तो सिद्ध नहीं किया, बट 5 मिनट में ये सिद्ध ज़रूर कर दिया कि आप 5 मिनट में ये जान ही नहीं सकते, ये जानना संभव ही नहीं है। इस तरह से ना आपने आंसर दिया, बट आपने आंसर दे भी दिया कि हाँ आपका प्रश्न ही गलत था। तो आंसर देना हमेशा ज़रूरी नहीं होता, ऐसा नहीं है कि सामने वाले का प्रश्न सही ही हो, बहुत बार प्रश्न भी गलत होता है। तो वहाँ पे जीतने के लिए, और उसका सही उत्तर यही है कि आप उसे ये रियलाइज़ करवा दो कि आपका प्रश्न ही गलत है। जब आप कहते हो कि अपौरुषेय 5 मिनट में सिद्ध करो, तो 5 मिनट में सिद्ध करने का मतलब है आपके किसी भी 5 सेंसेस से आपको ये अनुभव करवा देना कि हाँ वेद अपौरुषेय है, बट आपके 5 सेंसेस तो एलिजिबल ही नहीं है। तो फिर एक क्रॉस आर्ग्यूमेंट छोटा सा और आ सकता है, उसको भी हम एड्रेस करते हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट आर्ग्यूमेंट है हमारा, ठीक है। और उसी को स्टडी करते करते हम ये सिद्ध करेंगे। उसी को स्टडी करते करते वो बोल सकता है तो ये चीज़ तो दूसरों पर भी अप्लाई होती है, तो तुम्हारे वेद ही स्पेशल क्यों है? हर रिलीजन पर ये चीज़ अप्लाई होती है, हर ग्रंथ पर ये चीज़ अप्लाई होती है, हर फिलॉसफी पर ये अप्लाई होती है, तुम ही क्यों स्पेशल हो? यानी कोई भी, किसी का भी भगवान या ईश्वर नीचे आके मैनिफेस्ट होके कुछ जादू करके तो नहीं दिखा रहा, अपनी आवाज़ नहीं भेज रहा, कुछ दिखा नहीं रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है। तो वो तुम भी नहीं कर रहे, कोई और भी नहीं कर रहा, तो उसमें नया क्या है? तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों चाहिए? तुम्हारे वेद अपौरुषेय क्यों है? वो तो सबके नहीं है, फिर तुम अलग से कहाँ स्टैंड कर रहे हो ये बताओ। तो उसमें आपको उसे साइंटिफिक आंसर देना है बड़ा ही, जिससे वो पूरी तरह संतुष्ट हो जाएगा। साइंटिफिक आंसर किस प्रकार का कि अब बाकी लोग तो ये उत्तर नहीं देते, और बाकी लोग से आप पूछो तो वो मना भी कर देंगे कि नहीं हमारा ईश्वर दिख नहीं सकता, उसका आकार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, 10 तरह की वो चीज़ें बोलेगा। और यहाँ पे नहीं आ सकता, वो पृथ्वी पर नहीं आ सकता, वो अपनी क्रिएशन में नहीं आता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, 10 तरह के नाटक है, ठीक है। 10 तरह के नाटक है। कोई बोलेगा वो सब में फैला ही हुआ है। ये सब वेग बातें हैं जो किसी के काम नहीं आई आज तक। तो अब हमें ये देखना है कि जब हम कहते हैं कि 5 इंद्रियों से ग्रहण नहीं कर सकते, तो क्यों नहीं कर सकते? क्या वो करवा नहीं सकता? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं कर सकते मैं बताता हूँ। अब तब आपको उसे ये एक्सप्लेन करना है कि आपकी ये जो आँखें, ये आपके कान, ये आपकी स्किन, ये आपका मुंह, ये आपकी नाक, ये जितने भी 5 इंद्रियां हैं आपके पास, ये एटम से बनी हुई वस्तुओं से आदान प्रदान करने के लिए बनी है। आपको पता होगा कि साइंस में भी आप उसे एग्जांपल दे सकते हैं। आपकी आंखों की एक मर्यादा है, ना आप एक लिमिट के बाद जूम आउट कर सकते हैं, ना आप एक लिमिट के बाद जूम इन कर सकते हैं। ज़्यादा पास से भी नहीं, ज़्यादा दूर से भी नहीं। सेम गोज़ फॉर हियरिंग। कुछ स्पेसिफिक एक फिगर होता है, उतने ही हर्ट्ज़ के बीच में आप सुन सकते हैं, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। एक लिमिट के बाद आवाज़ तेज़ होगी तो आपके कान नहीं सुन पाएंगे उसे, एक लिमिट से ज़्यादा स्लो होगी तब भी आपके कानों से नहीं सुन पाएंगे। स्मेल में भी ऐसा ही होता है। नाक धोखा खा जाती है और बहुत बार उसे स्मेल नहीं भी आती, सेंस चला जाता है, और बहुत बार बहुत ज़्यादा आ जाती है, कुछ भी हो सकता है, एक्चुअल स्वरूप में नहीं आती, मैनिपुलेट हो जाती है। स्किन, अगर आपको एनेस्थीसिया दे दिया जाए तो अगेन आपको कुछ फील नहीं होगा। तो सेंसेस इनकम्प्लीट है। और दूसरा, वो एटम से डील करते हैं। अब एटम से डील करते हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है? एटम क्या होता है? किसी भी वस्तु को आप जूम इन करेंगे तो उसमें मॉलिक्यूल होता है, वो मॉलिक्यूल से बनी हुई है। मॉलिक्यूल को आप फर्दर जूम इन करेंगे तो वो एटम से बना हुआ है। तो एटम से बनी हुई वस्तुओं से डील करता है हमारा ये शरीर, हमारी ये 5 इंद्रियां। और वेद, अगर हम कहते हैं कि वो अपौरुषेय है और वो हर एक चीज़ का आधार है और पूरे ब्रह्मांड का वो परम सत्य है बेसिकली, तो अगर वो परम सत्य है तो एटम का भी आधार वो होने चाहिए।
तो जब हम एटम को ही ढंग से देख नहीं पाते, उसे छू नहीं पाते, उसे सूंघ नहीं पाते, बहुत मोटे लेवल की, ग्रोस लेवल की वस्तुएं चाहिए हमें, तो वेद, एटम भी जिस से बने हैं, जिन ध्वनियों से बने हैं, जो ऐसे वेद, हम उसे क्या सुनेंगे अपने कानों से, क्या चखेंगे अपनी जीभा से, क्या सूंघेंगे अपनी नाक से, क्या देखेंगे अपनी आँख से, और क्या छुएंगे अपने शरीर से। इन पांचों इंद्रियों से उन्हें स्पर्श करना संभव ही नहीं है। वेद जिस ईश्वर की स्थापना करते हैं वो भी तो आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक यानी भौतिक ना होना, है ना। जैसे अगर कोई गीला कहता है तो उसका मतलब है वो सूखा नहीं है, ऑपोजिट, एग्जैक्टली ऑपोजिट। ऊपर है मतलब नीचे नहीं है, लेफ्ट है मतलब राइट नहीं है, नॉर्थ है मतलब साउथ नहीं है, ऐसा। अगर वो कह रहे हैं कि आपको नॉर्थ जाना है, इसका मतलब आपको साउथ नहीं जाना है। ये दोनों चीज़ें साथ में चलती है। आपको कोई कहता है साउथ मत जाना, तो इसका मतलब आपको नॉर्थ जाना है। तो अपोजिट चीज़ें साथ में चलती है। तो जब हम कहते हैं कि हमारी चीज़ें, हमारा शरीर सिर्फ भौतिक वस्तु यानी ग्रोस एटम से बनी हुई वस्तु से ही डील कर सकता है, वैसे ही प्रकार के प्रमाण एक्सेप्ट कर सकता है, उसी को अनुभव कर सकता है, तो ऑटोमेटिकली हम ये स्टेटमेंट भी दे देते हैं कि हाँ, अब वेद और ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते इन इंद्रियों से। ये ऑटोमेटिकली हम डिक्लेयर कर देते हैं। तो ये चीज़, ये आर्ग्यूमेंट आपको इलैबोरेट करके, एक्सपैंड करके समझानी है। इसके लिए आपको 5 से 7 मिनट या 10 मिनट लग सकते हैं ज़्यादा में ज़्यादा। तो इससे आप वेद अपौरुषेय है ऐसा सिद्ध नहीं कर पाएंगे। उसके लिए तो हमें लंबी प्लेलिस्ट चाहिए, इसलिए हमने प्लेलिस्ट बनाई है। बट आप ये सिद्ध कर पाएंगे कि किस प्रकार आपके प्रश्न की फ्रेमिंग ही गलत है, आपका प्रश्न ही गलत है। और इसमें हम बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन से भी डील करने वाले हैं। कॉन्ट्रडिक्शन जैसे, क्या भगवान ऐसा पत्थर बना सकता है जिसे वो खुद ही ना उठा पाए? क्या वो मर सकता है? मर गया तो ज़िंदा कैसे होगा? और अगर ज़िंदा हो रहा है तो वास्तव में तो वो मरा ही नहीं। तो अगर वो सर्वशक्तिमान है तो वो मर नहीं सकता। क्या उसका शरीर है तो वो लिमिटेड हो गया? क्या वो जन्म लेता है? क्या वो मरता है? उसे भी कर्मों का फल भोगना पड़ा। राम जी ने वाली को छुप के मारा तो कृष्ण के रूप में उन्हें भी तीर खाना पड़ा अपने अंगूठे पे। तो इस तरह के जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, इन सभी को हम मूल आधार पर एड्रेस करके इनका खंडन करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि आपको बहुत धैर्य चाहिए, खुला दिमाग चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपको जिज्ञासा चाहिए ये सब जानने की। और ये जो इग्नोरेंस का पेन है, ये आपको फील होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, और ये बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है मेरे लिए। ठीक है, मुझ पर कर्जा हो सकता है, मेरा रिलेशनशिप ख़राब हो सकता है, मेरा तलाक होने की कगार पर है, या मेरी जो भी स्पाउस है जिन्हें मैं पसंद करता हूँ उन्होंने मुझे स्वीकार नहीं किया है अभी तक। कुछ भी आपका प्रॉब्लम हो सकता है, कोई हेल्थ इशू हो सकता है, हाथ पैर हड्डियाँ टूटी हुई है, सब चीज़ एक तरफ, बट ये जिज्ञासा एक तरफ। आपको कुछ समय निकाल के दिन में ये करना ही चाहिए। इसे जानने के लिए एफर्ट्स डालने ही चाहिए, ब्रह्म जिज्ञासा करनी ही चाहिए। ब्रह्म सूत्र की शुरुआत ही इससे होती है, उसका पहला सूत्र ही यही है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि अब ब्रह्म जिज्ञासा करो। बहुत कर्मकांड कर लिए, बहुत संसार में घूम लिए, सब कुछ कर लिया, देख लिया, कुछ प्राप्त हुआ नहीं ना, अब ब्रह्म जिज्ञासा कर लो। ब्रह्म यानी परम सत्य, ये सारे प्रश्न। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हमें मूल तर्कों को लेके चलना है। अगर हमने 0 से 9 इन अंकों को सीख लिया, इन्हें समझ लिया, तो हम अनंत संख्याओं को डिकोड कर सकते हैं। कितनी भी बड़ी संख्या हो, हम उसे आराम से डिकोड कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता है 9 का टेबल आता है, हमें 4 का टेबल आता है, हमें 9 का मतलब क्या है वो पता चल गया ना। तो 9 जहाँ भी यूज़ हुआ है हम उसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे और पकड़ लेंगे कि हाँ देखो पकड़ा गया। 99,000 का कोई भी मल्टीपल है तो हम पकड़ पाएंगे। जैसे हमें पता है कि 8 क्या होता है, तो 8 को अगर आप 8 से ही गुणा करेंगे, यानी 8 × 8, तो आपको आंसर मिलेगा 64। तो इसी प्रकार 800 को आप 800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कि हाँ 64 × 100 करना है मुझे, सिंपल एज दैट। तो मल्टीप्लाइड बाय 100 आपको ये कर देना है। आपको पता है 8/8 64 होता है, तो उसके आगे जितना भी 0 लग रहा है वो लगा दिया, आपको आंसर मिल गया। इसीलिए 0 से लेकर 9 तक के अंकों का आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप किसी भी चीज़ों को, किसी भी बड़े से बड़े अंक को आप डिकोड कर लोगे पकड़ के। आपको एक एक लंबा 1 2 3 4 करके वहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही सेम गोज़ फॉर A to Z वाला एग्जाम्पल। अंग्रेज़ी का कोई भी वर्ड आपको जानना है, आपको अल्फ़ाबेट्स तो आने ही चाहिए, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स आने ही चाहिए, A to Z तक आना ही चाहिए आपको, क्योंकि इन्हीं की कॉम्बिनेशन है सारे के सारे। तो इस तरह के
मैं आपकी हेल्प करता चलूँगा, मैं ऊपर ऊपर से कभी नहीं जाऊँगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँगा कि कहाँ परोक्षवाद है, इनडायरेक्ट डिकोडेड इन्फॉर्मेशन है। मैं आपको एक एक चीज़, मेरा काम ही वही है, मैं एक एक चीज़ आपको बताता चलूँगा। बट आपको भी अलर्ट रह के अपने दिमाग खुले रखने हैं और कान खुले रखने हैं, क्योंकि आपके पास जो भी 5 इंद्रियाँ अवेलेबल हैं, उन पाँचों इंद्रियों का यूज़ करके, सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कानों का यूज़ करके आपको ये सिद्ध करने ज़रूर मिलेगा कि वेद अपौरुषेय है। यही हमारा पर्पज़ है कि जो इंद्रियाँ हमारे पास अवेलेबल है, जो छठे इंद्रियाँ हैं, ये मन, मस्तिष्क, ठीक है, माइंड, सिक्स सेंस, तो इन छयों के छयों का यूज़ करके प्राइमरीली इन दो, ठीक है, कान और मन, बाकी सब इसके सहायक है, क्योंकि कानों से आपको सुनना है और बाकी सब चीज़ आपने देखी रखी है, खाना आप रोज़ खाते हो, चीज़ें रोज़ देखते हो, जो भी है, तो वो तो आपको सेकेंडरी में अलग से इसका कोई यूज़ नहीं करना है। प्राइमरीली अभी आपको अपने दिमाग और कानों का यूज़ करना है। इन दो इंद्रियों के बल पर आप आराम से समझ जाएंगे कि क्या है यहाँ पे। अब यहाँ पे भी परोक्षवाद था। मैंने आपको जो कॉन्वर्जेसन था कि 5 मिनट में सिद्ध करके दिखाओ, उस मॉक डिबेट से, उस मॉक क्वेश्चनिंग से मैंने आपको इनडायरेक्टली ये भी कह दिया कि 5 मिनट में सिद्ध नहीं किया जा सकता, ये प्रश्न ही गलत है। तो इसे भी परोक्षवाद कहते हैं। और उसका अपोजिट होता है अपरोक्ष, यानी प्रत्यक्ष, जो एम्पेरिकल एविडेंस यानी भौतिक प्रमाणों से प्रूव हो जाए, तो उसे कहते हैं अपरोक्ष, ऑपोजिट। परोक्ष के पीछे अलग प्रत्यय, और परोक्ष यानी इनडायरेक्ट डिकोडेड इन्फॉर्मेशन। तो ये पूरी सीरीज़, सारे वेद शास्त्र, पूरा ब्रह्मांड, हमारा ये परम सत्य कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, हम कौन हैं, भगवान कौन है भी या नहीं है, तो कैसे हैं, ये सब कुछ परोक्षवाद है। मगर इन परोक्षवाद को की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए, डिकोड करने के लिए हमारे पास नेसेसरी चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पे। कैसे हैं हम सीखेंगे इस प्लेलिस्ट में। मैं आशा करता हूँ ये डिस्कोर्स आपको अच्छा लगा होगा, और इसमें जो मूल तर्क को या मूल पैटर्न्स जो हैं उनका कैसे प्रयोग करना है, कैसे कॉन्शियस और अलर्ट रहना है, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मुझे जो पहले डिस्कोर्स में हमने ये बताया कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्लेलिस्ट का, सेकंड में हमने ये बताया कि किस प्रकार से सीरियसनेस की ज़रूरत है, और थर्ड वाले में, जो कि इसमें हमने कुछ सीरियस बातें डिस्कस की जो कि एड्रेस करना बहुत ज़रूरी थी, जिनके आधार पर ही आप इस प्लेलिस्ट को समझ पाएंगे और आगे देख पाएंगे। तो ये तीनों डिस्क्लेमर्स अब कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट टाइम से जो नेक्स्ट वीडियो आएगा अभी इसके जस्ट बाद, जब भी, उस पर हम मूल सिद्धांत पर अटैक करेंगे, सीधा एकदम से जम करेंगे। बहुत ये फास्ट जाएगा, बहुत स्मूथ जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा अपने आप कि कितने सारे सिद्धांतों का, रिलीजन्स का, फिलॉसफीज़ का खंडन अपने आप हो गया। कितनी सारी बिल्डिंग्स एक साथ में गिर गई, क्योंकि ये उस बिल्डिंग की ही तरह है। जब एक बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर आप तोड़ते हो, पूरी बिल्डिंग गिरती है, तो उस बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लैट्स हैं, उन फ्लैट्स में बहुत सारी फ़िलासफ़ीज़ रहती है, उसके कमेंटेटर्स रहते हैं, तो वो एक बार में उनका खंडन हो जाता है। तो आपको अलर्ट रह के चलना है कि कौन कौन इस फ़िलासफ़ी में आ रहा है, इस बिल्डिंग में रहता था, और जो अब नहीं रहा, उसकी बिल्डिंग गिर चुकी है। तो कोई भी आपको लगे कि यार इन्होंने ये तो एड्रेस किया ही नहीं, ये वाले फ़िलासफ़र का नाम तो लिया ही नहीं, ये वाले एस्पेक्ट का तो खंडन किया ही नहीं, आपको ध्यान देना है कि जिस फ़िलासफ़र की आप बात कर रहे हैं, क्या उसका कोई भी ओपिनियन उस चीज़ के अंदर फिट हो रहा है, वो उसे टिक कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो उसका खंडन ऑटोमेटिकली हो चुका है। वो आपको याद रखना है कि कौन सा फ़िलासफ़र इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसा कि मैंने कहा, हम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन सबको समझेंगे, तो इन सबको समझ गए तो किसी को भी समझ गए। जो भी फ़िलासफ़र, जो भी फ़िलासफ़ी, जो भी रिलीजन, जिस भी कल्ट के बारे में आप जिज्ञासा करने चले हैं, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, उन सभी का खंडन होगा, बट परोक्ष तरीके से, इनडायरेक्टली, नाम लेकर नहीं। क्योंकि नाम लेकर करने जाएंगे तो जैसे कि मैंने बताया पूरा जीवन बीत जाएगा। तो हम परोक्षवाद से फास्ट चलेंगे, इनडायरेक्टली एड्रेस करेंगे एक एक चीज़ को, और हमें पता भी नहीं चलेगा कि अरे इस चीज़ का खंडन हो भी क्या। आपको कॉन्शियस रहना है, क्योंकि हम बिना किसी फ़िलासफ़ी का या कल्ट का नाम लिए उनका खंडन करते चलेंगे। ये बहुत ही यूनिक और बहुत मज़ेदार सीरीज़ होने जा रही है। तो अब हम यहीं जिसको उसको एंड करते हैं, और ये सारे के सारे पैटर्न्स और जो फंडामेंटल तर्क जो हमने सीखे थे, मैं अगेन क्रेडिट देकर मेंशन कर दूं कि ये सभी के सभी AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की बुक्स से ही मैंने और बहुत सारे डिवोटीज़ ने डिकोड किया है, और उसी का अंश मैं आपके समक्ष प्रेजेंट कर रहा हूँ।
आगे चल के मैं कोड भी करूँगा कि उनकी कौन सी बुक से हमने क्या डिकोड किया, और हम उनकी बुक्स पर भी बात करेंगे जो छोटी छोटी बुक्स है, बहुत इजीली एक्सेसिबल है, एकदम एफर्टलेस है. सो दिस वॉज इट फॉर टुडे. ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद. हरे कृष्णा.